हेलो बच्चों। मैं आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल योर्स मैथ्स बडी में स्वागत करता हूं। सो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, जो लास्ट एक्सरसाइज है, उसके टोटल 5 क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में है। वो सारे 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये एक्सरसाइज हमारे एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत ही कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी है ना। तो अगर आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोज को, सारे थ्योरी को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से उसके नोट्स बनाए होंगे, आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, और उसके बाद अगर आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व जरूर होंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहे हो तभी आप ये वीडियो देखिए और उसके उस सवाल को देख करके कोशिश कीजिए देखने का कि कहाँ पर आपसे प्रॉब्लम हो रहा था, किस पार्ट में आप गड़बड़ कर रहे थे, है ना। सो इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग इसके बाद एक दूसरा वीडियो बनाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। उस वीडियो में हम लोग सिंगल क्लास में हम लोग पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे। पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, ये सारी चीजों को देखेंगे। इन सारी चीजों पर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा वो। लेकिन उसके पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि सारे जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है आप कंप्लीट कर लें उनको। क्योंकि अगर हमने एक दूसरे के साथ वादा किया है कि हम लोग मैथ को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तो उसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये संभव है। और एक क्विक रिवीजन जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, उसके बाद हम एक पीवाईपी का अलग से वीडियो देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन वो सब कुछ देखने और वो सब करने के पहले आप लोगों को सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और उसके बाद अगर आप लोग वो वीडियो देखोगे, उस वीडियो में आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको हर क्वेश्चन को देखना है और उस क्वेश्चन को देखने के बाद उसे पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपने अगर मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से देखे होंगे तो उसका आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट डे से हम लोग बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और हम लोग इसके जितने भी इसमें 5 क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट सवाल हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ दिस एपी। ये एक एपी दिया हुआ है, देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी का, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो -4 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म रहा ये। सो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अभी मतलब इसका समझ में आ रहा है आपको, इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म पूछा जा रहा है। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा है कि नेगेटिव टर्म इसमें कैसे आएगा। सो आप अगर ध्यान से देखोगे तो नंबर्स घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। हर नया टर्म 4 वैल्यू कम कर रहा है। पहला वैल्यू था हमारा 121, अगला टर्म जो आया उसमें 4 कम हो गया 117, फिर अगला जो है उसमें फिर 4 कम हो गया 113। इस तरह से वैल्यूज घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो एक तो टाइम आएगा जब ये वैल्यू घट करके 0 के नीचे चला जाएगा, -1 होगा या -3 होगा। इवन नंबर में तो नहीं रहेगा क्योंकि सारे टर्म ऑड में ही है, तो ऑड में ही आएगा। तो -1 आ सकता है, -3 आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, -5 आ सकता है, हमें नहीं पता, है ना। तो हमें यही बताना है कि कौन सा टर्म इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म होगा। क्या हमें उस टर्म का वैल्यू बताना है? नहीं बताना है, हमें टर्म का नंबर बताना है। 5वां टर्म होगा, 10th टर्म होगा, 12th टर्म होगा, 15th टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, उस टर्म का वैल्यू हमें नहीं बताना। लेकिन अगर हमें वो टर्म मिल जाएगा तो हमें उसका वैल्यू भी मिल जाएगा एन के फॉर्मूला से। करेक्ट, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
गिवन क्या गिवन है हमारा, फर्स्ट टर्म दिया है 121, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है हमें, 117 माइनस 121 इक्वल टू -4. ओके, सो वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना. एज पर क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू इवेलुएट. क्या इवेलुएट करना है हमें, हमें टर्म को ही तो नेगेटिव करना है. जो हमारा टर्म है, जो हमारा वैल्यू है टर्म का, उसी को हमें नेगेटिव करना है, राइट. सो हमें हमें क्या इवेलुएट करना है, ए एन लेस देन जीरो. ए एन का वैल्यू जीरो से कम कब होगा ये हमें जानना है. तो हमने ए एन को लेस देन जीरो लिख दिया. क्लियर है ना, ये चीज समझ में आ रहा है ना. हमें नेगेटिव टर्म चाहिए, राइट. मतलब टर्म चाहिए जिसका वैल्यू नेगेटिव हो. तो ए एन तो वैल्यू ही होता है ना उस टर्म का. उस टर्म के का वैल्यू ये होता है, ए एन उससे उसको डिनोट करते हैं, राइट. तो ए एन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, करेक्ट. ओके, इंप्लाइज दैट. सो ए एन है कितना हमारे पास, ए कितना है 121, 121 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है हमारे पास -4. ये हमारा लेस देन जीरो होना चाहिए. क्लियर है. इंप्लाइज दैट 121, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. ये कितना हो जाएगा, -4 इंटू एन, तो -4n, और ये -1 -4 तो +4 हो जाएगा. +4 लेस देन जीरो. इंप्लाइज दैट ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, 125, 125 -4n लेस देन जीरो. implies that 125 लेस देन 4n, है ना. इस 4n को मैंने इधर भेज दिया, तो 125 लेस देन 4n implies that अब इस 4 को आप इधर भेजो, ठीक है. सो 125 अपॉन 4 लेस देन n. अब इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूं, n ग्रेटर देन, ये कितना आएगा बताइए, इसको कट करते हैं. तो 4 से 3, 1, 1/4. सो n का जो वैल्यू है वो 31 पूर्णांक 1/4, 31 होल 1/4 से बड़ा होना चाहिए. n का वैल्यू 31 होल 1/4, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, 31 पूर्णांक 1/4 से बड़ा होना चाहिए. सो n का वैल्यू, तो हमें तो इंप्लाई दैट n इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर बताइए, 31 पूर्णांक 1/4 से बड़ा मतलब 32 होगा, 33 भी होगा, 34 भी होगा, सब आएंगे, इस तरह से बढ़ता रहेगा ये. तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है, मतलब 32nd नंबर का जो टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, उसके बाद 33rd नंबर का टर्म भी नेगेटिव होगा, 34th नंबर का टर्म भी नेगेटिव होगा, और उसके आगे जितने भी टर्म होंगे सब नेगेटिव होंगे. तो ये तो हमें क्लियर भी है यहाँ से. कैसे क्लियर है बताइए, जैसे ही हमें पहला नेगेटिव टर्म मिल गया, उसके बाद तो उसमें कॉमन डिफरेंस सिंस नेगेटिव है तो वो तो माइनस ही होता जाएगा ना. तो हमें जैसे ही पहला नेगेटिव टर्म मिलेगा, उसके आगे के जितने भी टर्म मिलेंगे सब टर्म क्या होगा, नेगेटिव ही होगा. तो सबसे पहला नेगेटिव टर्म हमें कब मिलेगा, 32nd नंबर का टर्म जो है वो हमें सबसे पहला नेगेटिव टर्म मिलेगा, और उसके बाद जितने भी टर्म मिलेंगे वो सारे नेगेटिव ही होते जाएंगे. क्लियर है यहां तक. तो हम लोग इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं. हेंस 32nd term will be first negative term. ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को आप लोग लिख लीजिए, है ना. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. ठीक है, इसमें इनइक्वालिटी भी इन्वॉल्व हुआ था जब हमने ए एन को लेस देन जीरो किया था. तो अगर किसी को इनइक्वालिटी में भी थोड़ा दिक्कत है
तो आप लोग मुझे बताइएगा, उस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। सो एपी के थर्ड और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो 6 दिया है और उसका प्रोडक्ट 8 दिया है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एपी हमारा कब डिफाइन होता है, जब उसका फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। यहाँ पर हमें वो दोनों चीजें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, ठीक है। ओके, गिवन, अब गिवन क्या है वो देखिए। गिवन है हमारा A3 प्लस A7 इक्वल टू 6। A3 और A7 का जो सम है वो 6 दिया है, ठीक है। अब A3 क्या होता है हमारा, देखिए, थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म। थर्ड टर्म को A3 बोलते हैं और सेवेंथ टर्म को A7 बोलते हैं। तो इसका सम हमें कितना दिया है, 6 दिया है ना। दूसरा कंडीशन को हम बाद में यूज करेंगे, पहले इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, A+2D प्लस A+6D। A3 का वैल्यू होता है A+2D और A7 का वैल्यू होता है A+6D इक्वल टू 6। implies that 2A plus 8D इक्वल टू 6 implies that A प्लस 4D, मैंने 2 कॉमन ले लिया और उस 2 को इधर लेकर आएंगे तो 6 से कट करके ये 3 बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है यहाँ तक। ओके, अब सेकेंड जो रिलेशन दिया उसको लेते हैं। इनका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, A3 और थर्ड और सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट 8 है। सो A3 और A7 का प्रोडक्ट A3 इंटू A7 इक्वल टू 8, ठीक है। ओके, सो A3 कितना है बताइए, A+2D इंटू A+6D इक्वल टू 8। ओके, अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ से A का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो A कैसे मिलेगा हमें, 4D को इधर भेजेंगे तो, और 4D इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 - 4D, ठीक है। सो इम्प्लाई दैट ये बन जाएगा आपका 3 - 4D, 3 - 4D प्लस 2D इंटू अगेन 3 - 4D प्लस 6D इक्वल टू 8। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए ये कितना होगा, -4D प्लस 2D है तो -2D होगा, तो ये 3 - 2D बन गया। और इधर आपका ये 6D - 4D प्लस 2D होगा, तो ये 3 + 2D बन गया। तो ये कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। ये हमने कैसे लिखा, ये हमने लिखा है फ्रॉम 1, है ना, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है A+B इंटू A - B इक्वल टू A² - B²। हम अगर चाहें तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला अगर हमारे पास है तो हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए, है ना। तो A+B इंटू A - B बोलिए, या फिर A - B इंटू A+B बोलिए, एक ही बात है। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 3² - 2D का होल स्क्वायर। अब इसको 2D स्क्वायर सिंपली मत लिख देना आप लोग, वो गलत हो जाएगा। जब 2D पूरे का स्क्वायर है तो हमें ब्रैकेट देना पड़ेगा। 2D सिंपली स्क्वायर लिखोगे तो वो D² बन जाएगा, वो 2 पे स्क्वायर नहीं हुआ, है ना। तो ये है हमारा 8। इंप्लाइज दैट 9 - 4D² इक्वल टू 8, ठीक है। इंप्लाइज दैट 9 - 8 इक्वल टू 4D² implies that
4d² इक्वल टू 1 implies that d² इक्वल टू 1/4 implies that d इक्वल टू प्लस माइनस, जब भी हम स्क्वायर को इधर रूट में ले जाएंगे ना तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है ना। ये सब चीजें मैं अलग से एक कैलकुलेशन का जो मैंने वीडियो बोला था, मैं उसमें सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये √1/4 आया, जो कि बन जाएगा प्लस माइनस 1/2। ठीक है ये। सो डी कितना आ गया हमारा, प्लस माइनस 1/2। मतलब डी का दो वैल्यू आया, कॉमन डिफरेंस का हमारे पास दो वैल्यू आया, एक वैल्यू आया 1/2 और एक वैल्यू आया -1/2। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग लिखेंगे केस 1। केस 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब दो केस बन रहे हैं ना, एक डी का वैल्यू 1/2 के लिए और एक डी का वैल्यू -1/2 के लिए। तो केस 1 डी इक्वल टू 1/2 जब है, तो जब डी 1/2 है तो हमें ए कितना मिलेगा, तो फ्रॉम 1 से निकाल लेते हैं इसको। ए प्लस 4 × 1/2 इक्वल टू 3 implies that a इक्वल टू 3 - 2 हो जाएगा। ये 4 और 2 कट होगा तो 2 बचेगा, और ये 2 इधर जाएगा तो 3 - 2 इक्वल टू 1। सो हमें पहले केस में a का वैल्यू कितना मिल गया, 1। सो d हमारा 1/2 है और a 1 है। ठीक है, इसको आप लोग यहां तक लिखिए। ठीक है, हमें अब निकालना क्या है, मैं यहाँ पर a का वैल्यू लिख देता हूँ, फिर से आप लोगों को लिखने का जरूरत है, वहां हमने लिखा हुआ है। a का वैल्यू 1 आया था और d हमारा आया था 1/2, है ना। सो अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फर्स्ट 16 टर्म का सम निकालना है। सो हमें निकालना है S16। करेक्ट, कितना हो जाएगा बताइए S16, 16/2 इंटू 2a प्लस 16 - 1 इंटू डी, डी है हमारा 1/2, यही होगा। इक्वल टू, ये तो हो गया 8, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस 15/2। करेक्ट, ये हो गया 16, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, प्लस मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कटेगा 4 और 15 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा तो 60 इक्वल टू 76। सो हमारा S16 कितना आ गया, 76। ये हो गया केस 1। अब आते हैं केस 2 पर। केस 2, when d इक्वल टू -1/2। सो फ्रॉम 1 में फिर से सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या था, a प्लस 4d, डी अब हमारा कितना है, -1/2 है, इक्वल टू 3 इंप्लाइज दैट a इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4 से 2 कटे, 4 और 2 कटेगा तो यहाँ 2 आएगा, तो ये -2 बना, इधर जाएगा तो 3 + 2 हो जाएगा, है ना। 3 + 2, ये बन गया 5। तो केस 2 में हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो -1/2 है और a का जो वैल्यू है वो 5 है। हेंस S16। अब यहाँ पर S16 क्या आ जाएगा बताइए, S16 आ जाएगा 16/2 इंटू 2a, तो 2 × 5 प्लस 16 - 1 इंटू डी, डी हमारा -1/2। ठीक है, तो ये बन गया आपका 8 और अंदर में 10, और ये बनेगा -15/2। ये माइनस इधर आ जाएगा, और ये तो आपको बन गया 15, और ये माइनस जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर यहाँ पर आ जाएगा माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 15/2। कैलकुलेशन को अच्छे से समझिए, ठीक है। कितना आ जा रहा है ये, 80 - 60 इक्वल टू 20। क्लियर है। हेंस कंक्लूजन लिख लेंगे, S16 इक्वल टू, एक तो वैल्यू आया 20 एंड 76। ठीक है, तो बेसिकली
ये जो क्वेश्चन है इसमें दो अलग अलग एपी को ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। एक एपी का फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस -1/2 है, दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है। तो दो डिफरेंट डिफरेंट एपी है, उनको ये जो भी हमारा कंडीशन दिया था थर्ड और सेवेंथ टर्म का 6 और थर्ड और सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट 8, ये दो एपी को ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और दोनों एपी के लिए हमने अलग अलग से चीजें निकाली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो घबराने का जरूरत नहीं है, ये सब थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन है, इसीलिए ये ऑप्शनल में दिया हुआ है ना, ताकि जो थोड़े अच्छे बच्चे हों, जिनको थोड़ा सा मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट हो, ज्यादा चीजें सीखने का हो, तो वो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। और जिनसे ना सॉल्व हो वो सारे बच्चे भी डिमोरलाइज ना हो। आप लोग कोशिश कीजिए समझने का, है ना, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, कहाँ पर मैंने क्या किया है क्या नहीं किया उसको समझिए, है ना, ट्राई कीजिए। अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, सो इन सबको हम लोग रंग्स बोल रहे हैं। ये देखिए, ये है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो इस तरह से ये सारे हैं, है ना। तो ये इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 25। इन सब के बीच में कितना डिस्टेंस है? 20। तो 25 के डिस्टेंस पर ये सारे रंग्स आ रहे हैं। ठीक है, द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो लेंथ है ना रंग्स का, वो 45 सेंटीमीटर है, और एकदम टॉप पर जो लेंथ है रंग्स का वो कितना है? 25 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, टॉप और बॉटम रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया है? 2.5 मीटर। तो अगर सारी चीजें सेंटीमीटर में है तो हम लोग इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, और हाफ मीटर मतलब 50, तो ये हो गया 250 सेंटीमीटर, करेक्ट? 250 सेंटीमीटर। सो यहां से लेकर के आपको यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 250 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो अभी ये मुझे रंग्स बनाना है, ये सारे रंग्स बनेंगे, राइट? तो ये सारे रंग्स को बनाने में मुझे कितने वुड का रिक्वायरमेंट होगा टोटल, मतलब मुझे क्या करना है? तो देखिए एक चीज समझिए कि ये सब जो है ना एक सर्टेन लेंथ से डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और जिस लेंथ से डिक्रीज कर रहे हैं वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, है ना। फर्स्ट टर्म हमारा 45 हो जाएगा, और जिस लेंथ से डिक्रीज हो रहा है वो सब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और लास्ट टर्म हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमें क्या करना है? हमें सारे लेंथ का सम निकालना है। हमें क्या करना है? हमें सारे लेंथ का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि कितने रंग्स हैं टोटल। तो दो रंग्स के बीच का कितना डिफरेंस है? 25 सेंटीमीटर। टोटल डिफरेंस कितना है? 250 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स इक्वल टू कितना है? 2.5 मीटर इक्वल टू 250 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स, ये हमें कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर है और टोटल 250 सेंटीमीटर है, तो कितना इस तरह का हमें गैप दिखेगा?
हेंस टोटल नंबर ऑफ रंग्स इक्वल टू, टोटल कितना रंग्स होगा। देखिए कितना गैप होगा, पहले वो देखते हैं हम लोग, कितना गैप होगा। तो ये 25 का गैप पर है और टोटल हमारा 250 का गैप है, तो टोटल गैप कितना हो जाएगा बताइए, 250 अपॉन 25। ये चीज समझ में आ रहा है। ये 25 25 का है तो टोटल 10 होगा, 25 का ऐसे करके 25 का है, तो टोटल 10 टाइम्स आएगा ऐसे, तभी तो 250 बनेगा टोटल। क्लियर है। तो अगर 10 है तो रंग्स कितने होंगे, अगर ये सिर्फ ये गैप एक गैप था तो कितने रंग्स मिलाकर एक गैप बन रहा था, 2 रंग्स मिलाकर। दो गैप था तो कितने रंग्स मिलाकर दो गैप बन रहा था, 3 रंग्स मिलाकर। 3 गैप था तो कितने रंग्स मिलाकर के 3 गैप बन रहा था, 4 रंग्स मिलाकर के। मतलब जितना गैप होगा ये जो जितना गैप होगा उससे एक रंग्स ज्यादा होगा। ये क्लियर है ना। सो टोटल नंबर ऑफ रंग्स इक्वल टू दिस प्लस 1 इक्वल टू 10 + 1 इक्वल टू 11। ये चीज क्लियर है। यहां पर समझिए, है ना, ऐसे करके है। तो ये गैप है 25, ये गैप है 25, 50 हो गया, फिर 25 75, फिर 25 100, तो चार चार गैप 100 हो गया। फिर उस तरह से और 4 गैप आएगा, और 4 गैप आएगा तो फिर से 100 हो गया। ठीक है, तो 200 हो गया टोटल। उसके बाद 2 गैप आएगा तो ये 250 हो गया। देखिए 50, 100, 100, 250 हो गया, है ना। तो इसमें कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 गैप्स हैं। लेकिन रंग्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक ज्यादा रंग्स हमेशा होगा, वही हमने यहाँ पर लिख लिया है। आई होप ये सबको क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कितने टर्म होंगे, कितने रंग से टोटल 11, तो उतना ही टर्म होगा। क्लियर है। ओके। अब तो टोटल टर्म हमें मिल गया 11, है ना। नाउ अब हम लोग लिखते हैं फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, 45। लास्ट टर्म एन हमारे पास कितना है, 25। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितना है, 11। और हमें क्या निकालना है, हमें सारे रंग्स का सम चाहिए। सो हमें एस एन चाहिए, राइट। हेंस एस एन इक्वल टू, सो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है और हमें एन भी पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इंप्लाइज दैट एन तो 11 है, सो एस 11 हो जाएगा वो, इक्वल टू 11/2 इंटू 45 प्लस 25, है ना। इंप्लाइज दैट एस 11 इक्वल टू 11/2 इंटू 50 प्लस 20 70 इक्वल टू 11 इंटू 35। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 5 385। सो टोटल जो जितने भी रंग्स होंगे उनका सम कितना हो जाएगा, 385 सेंटीमीटर। हेंस कंक्लूजन लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड इक्वल टू 385 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, हमें जस्ट ये निकालना था। देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, हमें लास्ट टर्म भी दिया हुआ था, और यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, ये गिवन है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है मतलब एपी में डिक्रीज होगा, है ना, एक यूनिफॉर्म तरीके से घट रहा है, तो एपी में ही होगा वो। ठीक है, और हमें बस क्या करना था, कितने
रंग्स यूज हुए हैं बस ये निकालना था, वो हमने निकाल लिया यहाँ से, कितने रंग्स यूज हुए हैं, और जितने भी रंग्स यूज हुए थे उतना ही टोटल टर्म था। ठीक है, और जैसे ही हमें टर्म मिल गया, हमने फॉर्मूला में उसको पुट कर दिया, हमें हमें सारे रंग्स का लेंथ मिल गया, और जितना रंग्स का लेंथ होगा उतना ही हमें वुड रिक्वायर्ड होगा, उतना ही वुड से वो बनेगा। ठीक है, सो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, है ना। सो हमारे पास हाउस का जो नंबर्स है, एक रो में हाउस है, कितने हाउस है टोटल, 49 हाउस है। ये हमें बहुत क्लियरली दिया है ना, 1 से 49 तक अगर नंबर किया हुआ है कंजिक्यूटिवली तो 49 हाउस होगा, है ना। तो टोटल 49 हाउस है, मान लेते हैं, इधर मिलाकर टोटल 49 हो गया। पहले हाउस का नंबर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, फिर 4 है, ऐसे करते करते 47, 48 और ये 49 है लास्ट वाला हाउस। ठीक है, ओके, अब समझिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट देर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। मतलब अब इस तरह से तो नंबर होगा, अब बीच में कोई एक नंबर होगा, मान लीजिए वो नंबर 30 है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता 30 है या 20 है या क्या है ना। मान लीजिए एक नंबर 30 है, 30 नंबर वाला हाउस है, जस्ट समझने के लिए। तो इस हाउस के पहले जितने भी हाउस होंगे उनमें नंबर है, तो इसके पहले वाला जस्ट हाउस क्या है, 29 है, उसके पहले क्या है, 28 है। तो ये सारे नंबर कहां तक, 1 से लेकर के 29 तक, ये सारे नंबर का सम निकलेगा, उसका कुछ वैल्यू आएगा। और इधर 31 से लेकर के 49 तक का सारा हाउस होगा, इन सबको सम करेंगे, तो बोल रहा है कि ये सम और ये सम इक्वल है। क्वेश्चन देखिए बहुत क्लियरली बोल रहा है, एक हाउस ऐसा है जिसका वैल्यू एक्स है, वही एक्स हमें निकालना है, हमें नहीं पता वो एक्स कितना होगा, है ना। तो एक हाउस ऐसा है जिसके पहले जितने भी हाउस हैं उनका सम, जो भी उनमें नंबर है उनका सम, और उस हाउस के बाद जितने भी हाउस हैं उनमें जो नंबर है उनका सम बराबर है। ये कंडीशन हमें दिया हुआ है कि वो बराबर है, तो हमें बस ये बताना है कि वो हाउस जो एक सम बोल रहे हैं वो कौन से नंबर का हाउस है, वो 30 नंबर का हाउस है, या वो 35 नंबर का हाउस है, या फिर वो 39 नंबर का हाउस है, वो कौन से नंबर का हाउस है, ये जस्ट हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो मान लीजिए ये बीच वाला ये नंबर है जिसका नंबर एक्स है ना। तो उसके जस्ट बाद वाला जो हाउस होगा उसका क्या नंबर होगा, x+1, कंजिक्यूटिव नंबर है ना। अगर ये 30 है तो उसके जस्ट बाद क्या आएगा, 31, मतलब 30+1 ही हो गया ना वो। तो अगर वो एक्स है तो उसके जस्ट बाद वाला हाउस क्या हो जाएगा, 30+1, सॉरी मतलब x+1। ठीक है, ओके। और इसके जस्ट पहले वाला हाउस क्या हो जाएगा, x-1, मतलब ये अगर 30 है तो उसके पहले वाला हाउस कितना हो जाएगा, 29, 29 मतलब 30-1। तो उस तरह से अगर एक्स है तो x-1, है ना। ठीक है, और इधर तो आपका 1 है, और इधर लास्ट में 49 है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि यहां पर टोटल कितने टर्म है, बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये तो x-1 टर्म है, 1 से लेकर के x-1 तक नंबर है, सारे नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4, तो कितने टर्म है टोटल, x-1 टर्म है। यहां पर कितना टर्म है, यहां से लेकर यहां तक कितना टर्म है। मैं इसको ऐसे सोचता हूं, एक तो तरीका है कि कॉमन डिफरेंस, देखिए x+1 से आगे के जो भी नंबर है वो भी सब एपी में ही है, क्योंकि एक नंबर x+1 है, दूसरा x+2 है, फिर x+3, ऐसे करके 49 तक जा रहा है, ये भी एपी में ही है, तो आप चाहो तो एपी से भी निकाल सकते हो। लेकिन हम अगर इसको सिंपली सोचें, टोटल कितने टर्म है, टोटल टोटल कितने टर्म है, 49। और हमें ये बताना है कि यहां से लेकर के यहां तक कितना टर्म है, ये बताना है हमें।
है ना। तो यहां से पहले तक, यहां से लेकर के पीछे तक कितना टर्म है टोटल? एक्स टर्म है, करेक्ट। तो टोटल टर्म 49 में से अगर मैं एक्स टर्म को माइनस कर दूं तो ये वाला टर्म बच जाएगा। तो कितना टर्म है इधर फिर? तो इधर आपका है 49 माइनस एक्स टर्म। और यहां पर कितना टर्म है यहां तक? यहां तक कितना टर्म है बताइए, एक्स माइनस वन तक, ये एक्स माइनस वन टर्म। आई होप ये सबको क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इस एपी का फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, और कितने टर्म है वो पता है। तो वो सम निकल जाएगा हमारा, है ना। और इधर वाले एपी के सम को मैं नाम दे देता हूं एस, और इधर वाला जो एपी है, इस तरफ जो एपी है, इस एपी को के सम को मैं नाम दे देता हूं एस डैश। ठीक है, सो एस कितना हो जाएगा मेरा? सो एस इक्वल टू हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा? एन बाई टू, जितना टर्म है उतना बाई टू। कितना टर्म है? एक्स माइनस वन टर्म है, तो एक्स माइनस वन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो वन है, प्लस लास्ट टर्म कितना? एक्स माइनस वन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, वन वन कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बच जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब आते हैं इधर, एस डैश कितना हो जाएगा बताइए? कितना टर्म है? 49 माइनस एक्स। सो सम निकालने में क्या करते हैं, एन बाई टू करते हैं, इनके जगह पर यहाँ 49 माइनस एक्स है, 49 माइनस एक्स बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है इसका? एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है? 49, यही है। तो एस डैश कितना निकल रहा है? एस डैश को लिख लीजिए, यहां पर लिखता हूं मैं, ये 49 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 50, एक्स प्लस 50। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई टू। ओके, सो ये क्लियर है ना। अब हमें क्या करना है, जो कंडीशन दिया उसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देना। ये हमारा है इक्वेशन नंबर वन, एस जो है लाइक दैट, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर टू। कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों सम जो है वो इक्वल है, दोनों सम इक्वल है ना। सो हमें दोनों को इक्वेट कर देना है। ठीक, हेंस एज पर कंडीशन एस इक्वल टू एस डैश, और एस कितना आया था? एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू 49 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 50 बाई टू। ठीक है, यही होगा, ये दोनों कट हो गया, है ना। मल्टीप्लाई कीजिए, इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा बताइए? 49x प्लस 49 इंटू 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इंप्लाइज दैट ये हो गया आपका, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये 49x और ये माइनस 50x, तो माइनस एक्स हो गया इधर, तो इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस एक्स, तो ये माइनस एक्स को भी लिख लेते हैं, और ये वो आया तो प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल टू 40 इंटू
सॉरी ये 49 था ना, ये 49 था, 49 इंटू 50, 49 इंटू 50। ठीक है, ओके। अब इसको लिखते हैं, कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पर। एक्स और एक्स तो कैंसल आउट हो गया, तो ये बच गया आपका 2x² इक्वल टू 49 इंटू 50, implies that x² इक्वल टू 49 इंटू 25, implies that x इक्वल टू, अब देखिए मैंने आपको एक जो क्वेश्चन पिछला बताया था उसमें ये बताया था कि जब भी स्क्वायर और उधर लेकर जाएंगे तो प्लस माइनस में आएगा, करेक्ट। यहां पर हम प्लस माइनस करेंगे क्या, मुझे ये बताइए। यहां पर हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे। उसका क्या रीजन है, एक्स क्या है, एक्स जो है 1 से 49 तक जो हमने नंबर लिया था उस नंबर में से ही कोई एक वैल्यू है एक्स, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो 1 से 49 के बीच का कोई एक इंटीजर है एक्स, तो वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो इसीलिए एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब रूट करेंगे अंडर रूट ऑफ 49 इंटू 25, तो ये आपका आ जाएगा 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। ठीक है, सो अब कंक्लूजन लिख लेते हैं कि हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 35। कंक्लूजन लिख लीजिए, हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 35। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए आप लोग इसको लिखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए। ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स। टोटल कितने स्टेप्स हैं इस टेरेस में, 15 स्टेप्स हैं। तो स्टेप देखिए हम लोग इसको बोलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, टोटल 15 स्टेप्स है। ठीक है, ओके। मतलब जिस पर आप अपने पैरों को रखते हो, आप अपने शूज को रखकर चढ़ते हो, वो आपका स्टेप होता है। टोटल 15 स्टेप। ठीक है, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। तो हर स्टेप का लेंथ कितना है, टोटल 50 मीटर है। ये है ना, ये लेंथ जो है आपका यहां से यहां तक है 50 मीटर है हर स्टेप का। ठीक है, एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट से बना, जनरली स्टेप्स तो वैसे ही बना होता है। ठीक है, ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर। सो स्टेप्स, जब आप स्टेप्स को ऐसे देखते हो, इसको बोलते हैं राइज। ठीक है, तो ये राइज कितने का है, 1/4 मीटर का, मतलब 25 सेंटीमीटर, राइट। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर का राइज है, 25 सेंटीमीटर का राइज है। और ट्रेड, ट्रेड इसको बोलते हैं हम लोग जिस पर हम लोग अपने पांव रखते हैं, ये जिस पर हम लोग अपने पांव रखते हैं। ये कितने का है, 1/2 मीटर, मतलब ये 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। कितना कंक्रीट चाहिए होगा इस टेरेस को बिल्ड करने के लिए, हमें ये निकालना है। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक एक पहले स्टेप में कितना कंक्रीट चाहिए वो निकालेंगे। कंक्रीट कैसे निकलता है, वॉल्यूम से। तो हम लोग पहले स्टेप का क्या वॉल्यूम है वो निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है, इसका क्या वॉल्यूम है हम वो निकालेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप का क्या वॉल्यूम होगा वो निकालेंगे। ऐसे करते करते हम देखेंगे कि हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप का जो वॉल्यूम आ रहा है वो एपी है। और टोटल कितना एपी होगा, जितना स्टेप है, कितना स्टेप है, 15 स्टेप है। क्लियर है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप के वॉल्यूम को हम नाम दे देते हैं V1।
कितना हो जाएगा ये? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये किस फॉर्म का है? ये क्यूबॉइड फॉर्म का है। क्यूबॉइड का फॉर्म ऐसे होता है। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड के फॉर्म का है। और इस क्यूबॉइड का ये जो राइज है वो कितना है? 1/4 मीटर है ना? हम लोग मीटर में ही निकालते हैं, सेंटीमीटर पे नहीं निकालते हैं, क्योंकि सारे सारे वैल्यू जो है मीटर में है। तो ये जो राइज है वो कितना है आपका? 1/4 मीटर। तो मान लीजिए ये हमारा राइज है, तो ये कितना है? 1/4 मीटर। ठीक है। और ये जो लेंथ है ना, ये जिसको कि हम ये बोल सकते हैं, तो ये आपका 1/4 हो गया। और ये जो है ये कितना है बताइए? 1/2 है। 1/2 मीटर। और ये पूरा लेंथ कितना है इसका? 50 मीटर। वॉल्यूम कैसे निकलता है इसका? तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना? तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए? 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 बाई, हम इसको कट नहीं करते हैं, बस ऐसे ही लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका 50/8। ठीक है, ओके। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप, जिसको हम नाम देते हैं V2। अब देखिए V2 को ध्यान से देखिए। V2 में क्या बढ़ रहा है? V2 में आपका अभी V1 में जो आपका ये 1/4 था, 1/4 था, ये चीज V2 में बढ़कर डबल हो गया है। यहाँ पर ये चीज आपका V2 में डबल हो गया है, 1/4 से डबल। ओके, सो ये आपका फिर कितना हो जाएगा? पहले भी 1/4 था और दोबारा 1/4 और ऐड हो गया, तो 1/4 प्लस 1/4 2/4। ठीक है, सो V2 कितना हो जाएगा बताइए? 50 इंटू, हाँ लेकिन इसके लिए भी आपका ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना वो सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। आप अगर देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसका चेंज नहीं हो रहा है, वो उतना ही का उतना ही है, बस केवल इसका हाइट बढ़ गया, है ना? सो 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4, हाइट कितना हो गया अब इसका? 2/4 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये बताइए? ये आपका हो जाएगा 100/8। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप V3 उसी तरह से आएगा। 50 इंटू 1/2 तो उतना ही रह जाएगा, और ये आपका फिर से 1/4 इंक्रीज कर जाएगा, तो ये 3/4। तो आपका हो गया 150/8। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर? डिनोमिनेटर सेम रह रहा है और न्यूमरेटर में हमेशा 50-50 इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर में आपका 50-50 इंक्रीज करता जा रहा है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 50/8, आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे इनको, तो आपको कितना मिलेगा? हमेशा 50/8 का कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, सो हेंस वॉल्यूम ऑफ ईच स्टेप फॉर्म्स एन एपी, है ना, विथ फर्स्ट टर्म कितना है इसका? 50/8। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/8 माइनस 50/8 इक्वल टू 50/8। ठीक है, तो ये आपका हो गया, फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया। और टोटल कितने टर्म होंगे ऐसे? टोटल
15 टर्म होंगे, क्योंकि स्टेप कितना है, 15 है। सो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो हमें फर्स्ट कंक्रीट के भी वॉल्यूम चाहिए, सेकंड जो कॉलम था उसका भी वॉल्यूम चाहिए, ऐसे करके सारे वॉल्यूम को हमें ऐड करना है। तो हमें क्या निकालना है फिर, S15, राइट। तो हम S15 निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तक लिख लीजिए इसको। हेंस S15 इक्वल टू 15/2 इंटू, अभी हमें लास्ट लास्ट स्टेप का वॉल्यूम पता है क्या, नहीं पता है। तो हम A प्लस ए एन का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो हमें यूज करना पड़ेगा 2A। ये कितना था हमारा, 50/8 था, प्लस 15 - 1 इंटू डी, डी कितना था, वो भी 50/8 था। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए, 15/2 इंटू, अब यहाँ पर कट करते हैं जो जो कट होगा। सो इस 2 से ये 8 कट हो जाएगा, तो बच जाएगा 4, है ना। तो ये आ गया आपका 50/4 प्लस 16 इंटू ये 25/4, सॉरी ये 14 ना, 14, 14 इंटू 25/4। ठीक है, कितना आ रहा है ये बताइए, 15/2 इंटू, दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 आया, ऊपर 50 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो कितना होगा, 25 इंटू 4 100, 35। ठीक है, इक्वल टू 15/2 इंटू 400/4 इक्वल टू, ये तो 100 हो गया कट करके, और ये कटा तो आपका आ गया 50, तो ये हो जाएगा आपका 750। और हमारा, हमने सारे वैल्यूज किस में लिए थे, मीटर में। तो ये जो हमने सम निकाला ये क्या है, ये वॉल्यूम है। तो ये कितना हो जाएगा, इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हेंस कंक्लूजन लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड इज 750 मीटर क्यूब। ठीक है, सो इस तरह से हमने ऑप्शनल के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। थोड़े से ट्रिकी जरूर हैं। देखिए क्वेश्चंस ये सारे ट्रिकी क्यों हो गए, अभी तक हमने जितने भी एक्सरसाइज सॉल्व किए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, वो सब सिंगल कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ पर आपने जो क्वेश्चंस देखे, इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट भी यूज हो रहे हैं। जैसे आप इसी क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना पड़ा, है ना। तो बेसिकली आप अप्लाई कर रहे हो कंसेप्ट्स को, और यही एक्चुअली मैथमेटिक्स का ब्यूटी है। आप जितना क्वेश्चन जितने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे जहां पर आपको चीजों को अप्लाई करना पड़ रहा है, आपको ये नहीं बताया गया डायरेक्टली कि आपको सम निकालना है, आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है कि आपको समझना पड़ रहा है कि हमें सम निकालना है। तो जैसे ही आप चीजों को अप्लाई करना सीखते हो ना, आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखिए। और उन सारे बच्चों से मैं बोलूंगा जिनको ये सब थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऑप्शनल एक्सरसाइज। अगर नहीं समझ में आ रहा है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे आप लोग मास्टर होते जाओगे और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, वैसे वैसे आकर के वापस से इन वीडियोस को देखना और इसको समझने का कोशिश करना, है ना। जरूर आपको समझ में आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, भरोसा है। ठीक है, चलिए, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।